10 जून 2026 को भारतीय डेमोक्रेसी के लिहाज से, देश के लिहाज से एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उन दिनों जो देश के हालात थे, जो नेहरूवियन कॉन्सेंसस की परिणति थे, मैंने एक लेख लंबा लिखना शुरू किया, लगभग 350 पेजों का। मुल्क बचेगा या बिखरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 जून 2026 के दिन नेहरू के उस रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई के पहले जो पंडित नेहरू थे, जो संघर्ष करते हुए, उनको तो मैं पसंद करता हूं, पर आज़ादी के बाद का मेरे मन में काफ़ी रिजर्वेशन। राजेंद्र बाबू जो कि गए थे सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और जिसको लेकर नेहरू ने काफ़ी अपोज किया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के उस दौरे की कवरेज भी नहीं पब्लिश की गई थी, पीआईबी ने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की थी, मना नेहरू ने किया था, तभी वो गए। किन्हीं कारणों से या बहुत सेकुलर अपने को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो सोमनाथ वगैरह मंदिर बन रहे थे उसका विरोध किया। वो बात समझ में आती है कि मान लीजिए आप सेकुलर हैं, आप ये कह रहे हैं, पर इक्वली आप दूसरे धर्मों के उन ढांचाओं को सरकारी मदद देकर के बनवा रहे हैं। मस्जिद और मकबरे जो है सो ये सवाल उठाया हमारे एनवी गांधी ने। बिल्कुल, स्टेट को धर्म के प्रति इक्वली देखना पड़ेगा, ये उल्लेख किया गाडगिल साहब ने, और इसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी है। 3 तलाक का मामला उनके रहते खड़ा हुआ था। विदेश की ताकतवर देशों की धरती पर जाकर कहता है कि हम रामचरितमानस, हम महाभारत, हम अपने शुक्र नीति, हम अपने देश के मूल्यों से अपनी विदेश नीति तय करते हैं। उनके सामने खड़ा होकर कहता है वो व्यक्ति। 10 जून 2026 को भारतीय डेमोक्रेसी के लिहाज से, देश के लिहाज से एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और ये रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है सबसे अधिक समय तक लगातार एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर का कार्यकाल। आप सबको ध्यान में ही है कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। जो देश में जो पहले इलेक्शन हुए वह जाकर हुए 1952 में, चूँकि 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया, और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1952 में जाकर पहली बार इस देश में चुनाव हुए, लोकसभा के और विधानसभा के। और उस चुनाव के बाद से 13 मई 1952 के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने फिर से शपथ ली, और वहाँ से लेकर 27 मई 1964 तक लगातार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो जो 1952 से लेकर उनका जो देहांत हुआ 1964 में 27 मई के दिन, वो जो पूरा कार्यकाल जो रहा, वह कार्यकाल था 4398 दिनों का। वह जो कार्यकाल का रिकॉर्ड जो है, यूनिक रिकॉर्ड, वह इस 10 जून को टूटने जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 जून 2026 के दिन नेहरू के उस रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, और वहाँ से उनका ये तीसरा कार्यकाल है। और तीसरे कार्यकाल में जो है 12 साल वो लगातार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और 10 जून को उनके लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए 4399 दिन हो जाएंगे। और इस तरीके से नेहरू का वो रिकॉर्ड, जो कि हम कहते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड जो है वह टूट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यह जो रिकॉर्ड है जो नेहरू का, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी तोड़ रहे हैं 10 जून के दिन, वह भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और जाहिर है अगर इसको समझना हो तो हरिवंश जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा ये समझाने के लिए। क्योंकि आपका जब जन्म हुआ तो वह नेहरूवियन इरा था, नेहरू का ज़माना था, और पिछले आप एक तरह से कह सकते हैं कि 8 वर्षों से देश का जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें डिप्टी चेयरमैन की भूमिका में लगातार आप बने हुए हैं। आपका भी तीसरा कार्यकाल है ये, और उस कार्यकाल के दौरान आपने प्रधानमंत्री मोदी को फंक्शन करते हुए देखा है। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पहली बार संभाली थी नरेंद्र मोदी ने, उसी साल 2014 में ही पहली बार राज्यसभा में आना हुआ था सदस्य के तौर पर हरिवंश जी का। और उसके बाद से आप लगातार उस कार्यकाल को बहुत करीब से देखते रहे हैं, हाउस के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी। और उसके पहले जो मैंने कहा नेहरूवियन इरा से मोदी इरा तक, ये जो कार्यकाल जो है वह
बचपन से लेकर एक पत्रकार के तौर पर सुदीर्घ जीवन और अब जो है डिप्टी चेयरमैन के तौर पर पिछले 8 साल। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि यह जो रिकॉर्ड एक जो बनने जा रहा है, ओब्वियसली नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है 10 जून के दिन, भारत के लिहाज से, खासतौर पर भारत की डेमोक्रेसी के लिहाज से आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह रिकॉर्ड? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ संवाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ बात करना एक बौद्धिक विमर्श को मैं समझता हूँ कि आपकी गहराई, आपका अध्ययन, सूचना संपन्नता वो एक स्तर पर ले जाती है चीज़ों को। तो आभार आपके प्रति कि इस विषय पर आपसे चर्चा हो पा रही है। मैं 2-3 चीज़ें शुरू में स्पष्ट करने की अनुमति आपसे चाहूँगा। पहला कि जब मैं आपसे इस विषय पर बात कर रहा हूँ तो एक देश के उस नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक उस पत्रकार की हैसियत से बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही देश की भावना से, देश की प्रगति से जुड़ा। मैं जयप्रकाश जी के गांव का बगल का हूँ, तो एक चेतना हमारे अंदर देश के प्रति लगाव का आया और हमने अपने बुजुर्गों को नेहरू एरा में देखा, नेहरू के प्रति उनका रागात्मक लगाव देखा। तो मैं उस एरा से निकलकर आज यहाँ खड़ा हूँ। जब मैंने इतिहास को समझने की कोशिश की तो जिसे कहते हैं नेहरूवियन कॉन्सेंसस जी, वो जो लगभग 47 से देश के आज़ाद होने के बाद चला, वो मैं मानता हूँ कि 2014 तक चला। प्रधानमंत्री कोई भी बना हो, लेकिन नेहरू जी की रीत नीति पर ही चीज़ें और शासन चलता रहा। मैं पत्रकार था और जब मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे तो पत्रकार की हैसियत से ही हम इसी नाते जानना भी चाहेंगे आपसे। मैं न सांसद की हैसियत से, न किसी संवैधानिक पद की हैसियत से। तो उन दिनों जो देश के हालात थे, जो नेहरूवियन कॉन्सेंसस की परिणति थे, मैंने एक लेख लंबा लिखना शुरू किया, लगभग 350 पेजों का, मुल्क बचेगा या बिखरेगा। मैं उस पर लौटूंगा। वो मेरी किताब अभी 10 वॉल्यूम में मेरे लेखों का जो संकलन है उसमें पहला लेख है, पर अब उस लेख का शीर्षक बदल दिया। ये आपने लेख लिखा कब था? 12 से शुरू किया। अच्छा, 2012 में। हाँ, और राजनीति में आने के पहले तक लिख रहा था। छपा अभी है तो उसको थोड़ा मैं एडिट किया। और एडिट करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि मुझे उम्मीद और आस्था 14 के बाद लौटी। ओके। तो पहली चीज बताऊं कि नेहरूवियन एरा में 14 तक आते आते नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पहले जो सारी स्थिति देश की देखी हमने, उस पर लौटेंगे। उसने एक निराशा, नाउम्मीदी अपने भविष्य के प्रति भरी। अब मैं लौटूं कुछ चीजों पर, जैसे पंडित जी की शिक्षा दीक्षा वो देश के टॉप 0.1% जो लोग होंगे उनमें हुई थी। वो हैरोवियन थे, हैरो स्कूल से पढ़े थे। जब भारत गुलाम था उस समय, जो है जो कॉलोनाइजर था वहां के जहां चर्चिल पढ़े थे। बिल्कुल। पर मैं उस स्कूल को इसके लिए दोष नहीं देना चाहता, वहां और भी लोग पढ़े थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक सबसे गरीब मुल्क का रहनुमाई करने का जिस व्यक्ति को अवसर मिला, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश उस सबसे श्रेष्ठ अभिजात्य वर्ग का था, जो कहते थे फैवियन सोशलिज्म। उनके पिता के बारे में कहा जाता था कि घर में उन्होंने अंग्रेज गवर्नेंस रखी हुई थी। और डॉक्टर लोहिया ने बाद में कहा कि आज़ादी की लड़ाई के पहले जो पंडित नेहरू थे, जो संघर्ष करते हुए, उनको तो मैं पसंद करता हूं, पर आज़ादी के बाद का मेरे मन में काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। वो क्यों थे? लोहिया जी कहा करते थे इस देश के समाज के संदर्भ में कि एक तो द्विज हो कोई, ऊपर से गोरा रंग हो और अंग्रेजी जानना चाहता हो तो वैसे ही भगवान के रूप में माना जाता है। पर पंडित जी के कार्यकाल को 3 तरह से देखें आप। पहला 47 से लेकर के और 52 तक। बिल्कुल। उस वक्त आपको स्मरण होगा कि देश में शायद 16 कांग्रेस की कमेटियां संगठन, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो होती थी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जी, उनमें से 14 ने सरदार पटेल के लिए अपना मत दिया था और 2 शायद कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी के लिए था। पर चूंकि गांधी जी का मानना था, मत था, या जो परिस्थितियां थी, उनकी वजह से
पंडित जी को रहनुमाई का अवसर मिला। ये इतिहास का फैक्ट है। इनफैक्ट आपने ये चर्चा की, इसमें जो एक किताब है राजमोहन गांधी की, पटेल ए लाइफ, हाँ। उसमें उन्होंने बड़ी विस्तार से लिखा है और उसमें ये भी प्रसंग लिखा है कि क्यों जो है उन्होंने नेहरू के लिए गांधी जी ने हामी भरी, सरदार के लिए नहीं। और उसमें एक बड़ा कारण ये था कि सरदार तो बात मान सकते थे गांधी की, वह जो है सो नेहरू के अंदर काम करने को तैयार हो सकते थे, नेहरू ये नहीं कर सकते थे। और उन्होंने इसको लेकर कहा भी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही कहा। और राजमोहन गांधी का वो मैं एनालिसिस पढ़ा हूँ, बिल्कुल सही और सटीक है जी। अब आप देखिए उसकी पुष्टि कैसे होती है। तो 47 से 51 के बीच यह निर्वाचित सरकार नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पर उस दौर का मैं पढ़ रहा था जी। संस्मरण, उसी कैबिनेट के एक बड़े सीनियर और प्रभावी मंत्री के द्वारा लिखा हुआ एनवी गाडगिल, जी हाँ, काका साहब गाडगिल के नाते जाने जाते, जी जी, गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल। और उनकी उस पुस्तक को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कितने बड़े लोग थे गाडगिल साहब वगैरह, कितने विजन के लोग थे, किस तरह से दिल्ली में उन दिनों जो हालात थे उसको नियंत्रित करना चाहते थे, पर एज ए गवर्नेंस हेड उनको कैसे ऊपर से मदद नहीं मिलती थी जी। उनमें 4 चीजें जो उन्होंने बताई वो मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। पहला लिखा है कि कई नीतिगत मामलों में पंडित जी में और सरदार पटेल में गंभीर मतभेद थे, नीतिगत मतभेद थे, और सरदार पटेल ज्यादा व्यवहारिक थे। और हमेशा हम याद रखें, जो आदमी देश की धरती से जुड़ा होता है वो व्यवहारिक होता है, वो इतिहास बदलता है। पंडित जी के व्यू रोमांटिक हो सकता है, फेवियन सोशलिज्म का हो सकता है, वो एक आदर्शवादी सोच हो सकता है, वो अपनी जगह एक वो है, लेकिन देश को बदलने का, इतिहास बदलने का काम तो जो व्यवहारिक जड़ से जुड़े लोग होते हैं वो था। तो पहला डिफरेंस एनवी गाडगिल लिख रहे हैं कि सपना, वायवी चीजों की बात करना और यथार्थ बदलाव की बात करना, ये बुनियादी मतभेद था। ये मैं पंडित जी के पहले कार्यकाल की पृष्ठभूमि और उनका मानस आपको बता रहा हूं। दूसरा वो लिखते हैं कि किन किन चीजों पर यह अस्पष्टता थी, तो स्पष्ट करते हैं रक्षा और विदेश नीति में। रक्षा में अभी भारतीय रक्षा की संरचना विकसित भी नहीं हो रही थी, उस पर पंडित जी ने कहा कि भारत को रक्षा की क्या जरूरत है, सैनिक रखने ही नहीं है। बिल्कुल। और गांधीयन है देश। फिर 4 कितने युद्ध झेलने पड़े आपको, 47 में सबसे पहला 47, फिर चीन, बिल्कुल, और फिर इस तरह की कितनी चीजें और प्रॉब्लम, छोटी मोटी लड़ाइयों की तो बात ही नहीं कर रहे आप, जो हैदराबाद ऑपरेशन बात कर लीजिए, गोवा कर लीजिए। तो एक अव्यवहारिक, कंप्लीट अव्यवहारिक दृष्टि और एक व्यवहारिक दृष्टि, ये बुनियादी फर्क है। फिर इस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर दूसरा था कि पंडित जी किन्हीं कारणों से या बहुत सेकुलर अपने को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो सोमनाथ वगैरह मंदिर बन रहे थे उसका विरोध किया। वो बात समझ में आती है कि मान लीजिए आप सेकुलर हैं, आप ये कह रहे हैं, पर इक्वली आप दूसरे धर्मों के उन ढांचाओं को सरकारी मदद देकर के बनवा रहे हैं, मस्जिद और मकबरे जो है सो, ये सवाल उठाया हमारे एनवी गाडगिल ने। बिल्कुल, कैबिनेट में आई थिंक इसकी चर्चा हुई। जी हाँ जी। और बहुत बाद में मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर जी का एक मैं डिबेट पढ़ रहा था, ये लगभग 63-64 के आसपास है, पंडित जी का कार्यकाल था, और आपके हजरत बल में वो जो 2 बाल रखे हुए हैं वो बाल कहीं गायब हो गए थे। बिल्कुल। उसके लिए भारी आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हालांकि वो रहस्य बाद में खुला तो पता चला क्या था, ये उसी वक्त के सरकार के लोगों के ही देन। जी हाँ, आरोप यही लगा कि बख्शी साहब ने अपनी मां को दिखाने के लिए ले गए वो, यानी एक मुख्यमंत्री अपने मां को दिखाने के लिए ले गया, लेकिन देश जल रहा था। बिल्कुल। उसी वक्त किसी बड़े टेम्पल में कोई बड़ी मंदिर की मूर्ति चली गई थी, उसका थोड़ा बहुत आवाज उठ रही थी, तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर जी ने कहा कि एक जगह होता है तो पूरे देश में आकर गृह मंत्री शास्त्री जी बयान देते हैं और भेजते हैं लोगों को, और इतना सैनिक बल जाता है नियंत्रित करने के लिए। दूसरी जगह उस वक्त शायद मध्य प्रदेश से कोई बीजेपी के मेंबर होते थे, कहा कि ये लोग जो ये आवाज उठा रहे, अगर हम नहीं सुनते हैं तो धर्मनिरपेक्षता देश में नहीं कायम हो पाएगी, स्टेट को धर्म के प्रति इक्वली देखना पड़ेगा। ये उल्लेख किया गाडगिल साहब ने, और इसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी है। 3 तलाक का मामला उनके रहते खड़ा हुआ था। अब मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता, पर गाडगिल साहब कह रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने कैबिनेट में डिफरेंसेज का, सीरियस डिफरेंसेज का उल्लेख किया। दूसरा वो कह रहे हैं कि रक्षा और विदेश नीति पर कैसे वो था।
विदेश नीति पर एक मैं बड़ा मजेदार प्रसंग आपको बताऊं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, उसके लिए के मुंशी जी ने एक पत्र हर जगह लिखा। और हमारी परंपरा में है कि कोई मंदिर नवनिर्माण होता है तो कई नदियों से जल, समुद्र से जल, देशों से जल मंगाया जाता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्र लिखा। के पन्नीकर उन दिनों एम्बेसडर होते थे। अब मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसी से प्रेरित है कि पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट जो है। बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी ने आपने। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम है, तो उसके तहत लिखा कि वहां से चाहिए। अब हमारे वो एम्बेसडर साहब ने उस पर इतनी नाराजगी व्यक्त की। पढ़कर थे मेरे ख्याल से। मैं उनके कामकाज के बारे में भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसकी भारी कीमत देश ने चुकाई। बिल्कुल। पर उन्होंने लिखा, फिर पंडित जी को पत्र मिला। पंडित जी आग बोला हुए हमारे लोगों पर, और खासतौर से के मुंशी को पत्र लिखा। वो पत्र की प्रति मेरे पास है, कभी आपने जी। पर वही भारत है आज कि भारत का विदेश मंत्री विदेश की ताकतवर देशों की धरती पर जाकर कहता है कि हम रामचरितमानस, हम महाभारत, हम अपने शुक्र नीति, हम अपने देश के मूल्यों से अपनी विदेश नीति तय करते हैं। उनके सामने खड़ा होकर कहता है वो व्यक्ति, बड़े से बड़े देश का मैं नाम नहीं लेना चाहता, विदेश मंत्री के सामने, कि आप अपने देश की हित बात करते हैं, हम अपने देश की हित पर चलेंगे। ये आवाज हमारी कहां थी? 1958 में जब कोरिया का मामला चल रहा था, आपको याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूम करके उसकी पंचायती कर रहे थे। चीन उस वक्त काफी खिलाफ था, दुनिया से हमें उसके लिए बहुत आलोचनात्मक टिप्पणियां मिल रही थी। आपने देखा इधर 2014 के बाद किसी प्रसंग में भारत ने अपने को डाला हो? नहीं, कहीं भी डाला हो? तो ये जो उल्लेख किया है एनवी गाडगिल ने, कितनी दूरदृष्टि की बात है, जिसकी कीमत देश ने चुकाई। मैं तीसरी बात कह रहा हूं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये गाडगिल साहब कह रहे हैं। गाडगिल साहब की 4 बातों का ही मैं उल्लेख कर रहा हूं, है तो बहुत चीजें। कह रहे हैं कि सांस्कृतिक अपनी विरासत को बचाने के लिए कोई कोशिश हमने नहीं की। हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास हमारी एक पुरानी हजारों वर्ष की विरासत थी ब्रजेश जी, हमने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताया, और धार्मिक जो सार्वजनिक जीवन की धार्मिक चीज़ें थी उनसे कैसे हमने जानबूझकर दूरी बनाए रखा, वहाँ तक भी चीज़ें मैं व्यक्तिगत तौर से मान सकता हूँ कि ठीक है। पर आप दूसरे धर्म को उतना ही पैट्रोनाइज करेंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें राजेंद्र बाबू जो कि गए थे सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और जिसको लेकर नेहरू ने काफ़ी अपोज किया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के उस दौरे की कवरेज भी नहीं पब्लिश की गई थी, पीआईबी ने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की थी, मना नेहरू ने किया था, तब भी वो गए। और उसमें राजेंद्र बाबू ने एक टिप्पणी की थी कि मेरी जो है सेकुलरिज्म इस बात से प्रभावित नहीं होती कि मैं किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा हूँ। मैं जो है अगर कल मुझे किसी गुरुद्वारे का, कल किसी मस्जिद के, अगर इनके भी पुनर्निर्माण, अगर इनसे जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में जाना हो तो मैं उसी श्रद्धा भाव के साथ जाऊंगा। इसलिए यह जो सेकुलरिज्म की जो एक तरह से डिस्टॉर्टेड परिभाषा थी, वो भी एक फ्लॉड थी, जो कि नेहरू जिसको प्रोपोगेट कर रहे थे। और मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू से ज़्यादा उस दौर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं था जिसने की बात की। राजेंद्र बाबू से ज़्यादा भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझने वाला शायद गांधी ही थे। बिल्कुल। और राजेंद्र बाबू के साथ जो मतभेद हुए पंडित जी के, उस पर मैं आगे बताऊंगा आपको किस पर। आपने सही कहा कि कैसे उनके जाने के कवरेज को रोक दिया गया। या कैन यू इमेजिन कि देश के प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के कवरेज को रोका जाए? आज इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? पर इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सोमनाथ के अलावा हमारे राजेंद्र बाबू और भी तीर्थों में गए, उसकी भी आलोचना इन कारणों से। तो व्यक्ति की धार्मिक निष्ठा, गांधी तो खुले कहते थे कि मैं हूं सनातनी, मैं हूं, तो उनके दर्शन में थे। बिल्कुल। तो और इसके लिए क्या कीमत राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति को चुकानी पड़ी है कि दूसरी बार नॉमिनेशन का आया मौका, तो ये रिकॉर्डेड बुक में है। अगर आप इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू, जी, दुर्गादास वाली जो किताब है जी, तो उसमें उल्लेख है कि पंडित जी ने दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और ये भावना क्रिएट की कि उत्तर के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब दक्षिण का किया जाए। पर हेड्स ऑफ टू दोज मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा नहीं, राजेंद्र बाबू होंगे। तो ये राष्ट्रीय मूल्य को रीजनल और इस भावना तक ले जाने का काम तो मुझे लगता है उसी दौर में शुरू हुआ। ये तटस्थ मूल्यांकन अगर आप करें तो मुझे लगता है आपने तटस्थ मूल्यांकन की बात की, और आपसे बेहतर पर्सपेक्टिव देने वाला कोई नहीं होगा।
वही इस नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए 4-5 ऐसे विषय हैं जिस पर कि हमेशा जो है एक तुलना की जाती है, और ख़ासतौर पे जो नेहरूवियन इरा के जो लोग हैं, या ख़ासतौर पे जो नेहरू में सब कुछ आदर्श देखते हैं, उनके 4-5 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये कि उनसे बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं था जिन्होंने कि इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें जमाई। दूसरा ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे जिन्होंने कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित किया। तो अगर उस मामले में ही अगर देखा जाए कि एक तरफ नेहरू जिनके बारे में ये टॉल क्लेम किए जाते हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, कहाँ पाते हैं अगर हम इन दो काउंट्स की बात कर लें एज ए डेमोक्रेट, जो कि जिनको कहा जाता है कि भाई डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने का काम उन्होंने किया, देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत की, और दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर इन दो काउंट पे ही बात कर ले तो दोनों के रिकॉर्ड को आप कैसे एसेस करने की? मैं आऊंगा, थोड़ा सा इजाजत मुझे दे, क्योंकि मैं गाडगिल साहब का ही वो कर रहा हूं कि गाडगिल साहब ने क्या रजिस्टर्ड किया पहले कैबिनेट में, जो गंभीर चीजें जिस तरफ मुल्क बढ़ रहा था, चेतावनी दी पर वो अनदेखी की गई, क्योंकि प्रॉपर इवेल्युएशन इन चीजों पर अभी हुआ नहीं। उन्होंने रक्षा विदेश नीति, धर्म और धर्मनिरपेक्षता के सवाल के साथ योजना और प्लानिंग के बारे में भी कहा कि देश जिस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, नौकरशाही की जो बाधाएं आ रही हैं, और उस वक्त ब्रजेश जी जीप घोटाला सामने आ चुका था। तो भ्रष्टाचार की जो शुरुआत हुई, और जिसको राजेंद्र बाबू ने चेताया पंडित जी को, ये किताब में है, उसी लॉर्ड कर्जन, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू डॉक्टर दुर्गादास में, उसमें यहां तक पंक्ति है, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, तो पंडित जी को कहा राजेंद्र बाबू ने कि इसे रोकिए, नहीं तो यह कांग्रेस के कॉफिन में लास्ट नेल होगा। और आगे वो डिटोरियोट होते हुए कहाँ गया, मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा, पर मैं आपके प्रश्न पर लौटूंगा। उसके पहले बता दूं कि पहले ही कार्यकाल में, उसी दौरान भारत की स्थिति क्या दुनिया में बनी। तिब्बत पर भारत पैसिव रेजिस्टेंस का मूक दर्शक रहा, और हमने अपनी क्या कहें, अपने लिए अपना दुश्मन खड़ा कर लिया, जिसके बारे में सरदार ने चेताया था 1950 में, अपने देहांत के ठीक पहले। सरदार साहब ने 50 में पत्र लिखा है पंडित जी को। उसके अलावा आप किताब पढ़ें, चाइना युद्ध के बारे में जो लिखा है इन्होंने, मैक्सवेल की किताब जो है, हाँ, नहीं नेवी मैक्सवेल की नहीं, जो चीन के युद्ध में मेजर दलवई, हिमालयन ब्रिगेडियर दलवई जी, उसमें जो उस वक्त सेना के हेड थे, वो लिखा है मेजर दलवई ने कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वो आए एड्रेस करने के लिए, बस ब्रिटिश, और तब तक ये नीति बन चुकी थी तिब्बत वाली कि तिब्बत पर हमें कुछ करना नहीं है। तो कोई बड़े अधिकारी बोलने के लिए आए भारत सरकार के, शायद होम सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी, जब वो बोलने लगे तो चेयर कर रहे थे उस वक्त के द देन आर्मी हेड वेलिंगटन में। तो उन्होंने कहा, तिब्बत के बारे में समझाने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने कहा, जो जनरल आर्मी के थे, कि ये बात समझ में नहीं आती कि आप अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। बिल्कुल, ये मेजर दलवी ने ही से शुरुआत की है। तो आर्मी अलर्ट कर रही थी, पॉलिसी मेकर से अलर्ट कर रहे थे, सरदार पटेल जैसे व्यवहारिक आदमी ने सावधान किया, पर वो बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ, कई बार मैं समझने की कोशिश करता हूं पंडित जी के इस मानस को। एक बार चंद्रशेखर जी, जो पंडित जी को पसंद करते थे, लेकिन उनके कुछ अपने उनके बारे में मान्यताएं थी, कहा कि इस देश की कुछ समस्याएं हैं जो आज तक पंडित जी की ही देन है, और कब सुलझ पाएंगे कहना मुश्किल है। उसमें कश्मीर का एक मानते थे, और भी कुछ चीजें। उसमें उन्होंने कहा कि शायद हमें लगता है कि पंडित जी की इच्छा ये थी अशोक की तरह दुनिया का ताज पाना, सबसे विशिष्ट व्यक्ति बनना, एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री। आपको याद होगा, ये प्रसंग भी आता है कि हमने कैसे अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप छोड़ दी। बाद में प्रणव बाबू ने लिखा है कि नेपाल ने क्या प्रस्ताव दिया था। उसी तरह कश्मीर विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया, चीन का भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा, हम नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। नेवली मैक्सवेल की पुस्तक और हंडरसन और भगत की रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं की गई, वो क्या बताते हैं, ये किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति का जिसके काम काज का असर पूरे देश पर पड़ा है, हमारे भविष्य पर पड़ा है, प्रॉपर और ऑनेस्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें सामने आएँ तो और चीज़ें पता चलेगी पंडित जी के नेतृत्व की क्या चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। आर्टिकल 370 आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर अंबेडकर या बाद के दिनों में बहुत सारे लोग इवन कांग्रेस के विरोध में थे।
फर्स्ट अमेंडमेंट प्रेस रिस्ट्रिक्शन का, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, 1954 में आया। सवाल ये उठता है कि चुनी हुई पार्लियामेंट कोई परिवर्तन लाए, या वो चुनी हुई पार्लियामेंट नहीं थी, 52 में चुनाव हो रहा था, तो उसके पहले समय के लिए रोका नहीं जा सकता था। हाँ, उस पार्लियामेंट ने एक अच्छा काम भी किया था, जमींदारी उन्मूलन का जी। पर जमींदारी उन्मूलन का वो स्प्रिट लागू नहीं हुआ जो गाडगिल साहब ने कहा। बिल्कुल, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र का रहा कि हमने ये कर लिया है। इनइफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, ये 48 से 51 के बीच में ही है। फिर प्राइमरी एजुकेशन का मास नेग्लेक्ट तो उसी वक्त हुआ था, उसी वक्त हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। और बाहर के लोगों का मैं थोड़ा उल्लेख करूं, ली क्योन यू का वो आत्मकथा है, शायद 2 या 3 खंडों में, मैं बहुत पहले 20-25 वर्षों पहले पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं सिंगापुर को जब नया बनाने की कोशिश कर रहा था ब्रिजेश जी, तो सबसे पहले मैं भारत की ओर देखता था और मैं फैसिनेटेड था पंडित नेहरू से। मैं मिलने गया, पर भारत को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। और उस वक्त के कार्यकाल का वर्णन अगर पढ़ना हो, भारत किस रास्ते पर था, तो आप जरूर लोगों को बताएं कि वो ली क्योन यू को पढ़े। ही वॉज ए स्टेट्समैन, ही वॉज ए विजनरी, जिसने एक दलदल और एक बिल्कुल कमजोर, जिसे कहते थे कि वहां कोई भविष्य नहीं है, वैसे जमीन को सबसे ताकतवर देश बना दिया, वैसा स्टेट्समैन, उसकी टिप्पणी है। फिर प्रोफेसर गुनार मेडाल, जिनको नोबेल प्राइज मिला, भारत को सॉफ्ट स्टेट कहने लगे थे पंडित जी के ही या उसके बाद कह रहा। मैं जब मैं पंडित जी कह रहा हूं तो मैंने कह दिया आपको शुरू में कि नेहरूवियन कॉन्सेंसस 2014 में तक ये मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। उस वक्त की धारा, रीति नीति, शासन का तरीका सब वही चला आ रहा था। जेके गैल्ब्रेथ ने कहा था, जो अमेरिका के राजदूत थे, जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, फंक्शनल एनार्की। और आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आने लगे तो जीपे स्कैंडल तो हुआ ही, फिरोज गांधी को लोग श्रेय देते हैं, फिरोज गांधी ने उस मामले में उठाया, लेकिन उससे पहले राम सुभग सिंह ने उठाया था, जिसमें मुधड़ा कांड की जांच हुई। उसके बाद 58-59 आते आते सांथानम कमेटी एक बनी 60 में, जिसके लाल बहादुर शास्त्री की रहनुमाई में सांथानम कमेटी का मुख्य काम क्या था कि देखे कि देश में भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है, देश में किस तरह की चीजें होने लगी है, उसकी जांच के लिए। बाद में, थोड़े बाद में एक किताब आई जिसे आज लोग भूल गए हैं, याद नहीं करते, एजी नूरानी की, मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट। उसमें उस वक्त के मंत्रियों को, पंडित जी के जमाने के भी और इंदिरा जी के जमाने के भी कामकाज का बड़ा अच्छा वर्णन है। ये लीगेसी थी। अगर आप मुझे पूछे कि पंडित जी के कार्यकाल की लीगेसी को इतिहास अन्य लोग अनढंग से याद करते हैं जो आपने कहा, पर कुछ बड़े तटस्थ लोगों ने कैसे याद किया, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा। जी प्लीज। पंडित नेहरू पर बहुत अच्छी बायोग्राफी मानी जाती है वॉल्टर क्रॉकर की, और कहीं मैं राम गुहा जी को भी पढ़ा हूं जिसमें वो मानते हैं कि सबसे अच्छी बायोग्राफीज में एक वो है। वॉल्टर क्रॉकर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर थे भारत में, और वो 2 टर्म रहे। आमतौर से हाई कमिश्नर्स का टर्म 1 टर्म होता है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि पंडित जी से उनका निकटत्व था, इसलिए उनको दोबारा मिला। वो पंडित जी पर लिखते हैं, उनकी लीगेसी पर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि देयर कैन बी लिटिल डाउट दैट बाई 1963 द पीपुल ऑफ इंडिया एज ए होल वेयर नॉट बेटर फेड और क्लैड और हाउस्ड एंड वेयर वर्स एंड मोर करप्टली गवर्न्ड। ये मैं नहीं कह रहा ब्रिजेश, and subject to a worse situation of law and order with higher taxes, ever rising prices, ever acute foreign exchange difficulties, and more unemployment than in 1946, the year he became head of government, यानी पंडित नेहरू। यानी 46 में जो हमारे हालात थे उससे भारत बड़ी बुरी स्थिति में था हर पैरामीटर पर, जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एंड एज रिगार्ड्स फॉरेन रिलेशंस, जो आपने पूछा विदेश नीति से लेकर सब पर, उस पर इंडियाज बॉर्डर्स वेर मेनास्ड, शिवाजी embarked on an expensive armament race with her 2 most important neighbors, पाकिस्तान एंड चाइना। हम इधर अपनी सेना को कह रहे थे, और पहले सेना के जो हमारे चीफ थे पंडित जी से मिले, वो भी किसी किताब में मैं आगे उल्लेख कर दूंगा। उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, सेना की कोई जरूरत नहीं, कोई हथियार, कोई इसी चीज की नहीं। ये एक दुनिया आदर्श की स्थिति होती तो पंडित जी की बात आदर्श मानी जाती।
पर जहां दुनिया इस तरफ बदल रही थी, भारत का आस पड़ोस बदल रहा था, वहां सरदार पटेल व्यवहारिक चीजों चेता गए। तो हमें व्यवहारिकता की कितनी जरूरत है, यही एनवी गाडगिल कह रहे हैं फर्स्ट कैबिनेट के बारे में। आगे कह रहे हैं, एंड हर पॉपुलरिटी वॉज नॉट ग्रेट अमॉन्गस्ट द एशियन कंट्रीज और अफ्रीका। यानी भारत की पॉपुलरिटी कोई रह नहीं गई थी अफ्रीका और एशियन देशों में। ये 63 तक की स्थिति थी। आगे वह फिर कहते हैं कि इट वॉज एन इंडिया सो सेकेंड, भारत इतना हिल गया था, सो अनसेटल्ड दैट नेहरू यूज्ड हिज ईयर्स of rule for imposing the plans for an industrialized and socialized society. The plans, though big and costly, were not big enough to affect a structural revolution or even an appreciable rise in the standards of living. लोगों के हालात नहीं बदल सके, but they were big enough to disturb both economy and the social life of India. लेकिन वो प्लान इतने बड़े थे या अव्यवहारिक थे, मेरे शब्द हैं, कि वो कुछ रिलीफ तो नहीं दे सके, बल्कि भारत की जो मूल जड़ और सोच थी उसको भी वो डिस्टर्ब कर गए। ये 5 ईयर प्लान्स के संदर्भ में ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजना, जिसको कि बहुत बड़ा जो है एक माना जाता है अचीवमेंट के तौर पर, कमांड इकोनॉमी। आगे कहते हैं, और ये कौन कह रहा है? जो नेहरू जी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। दे डिस्ट्रॉयड फॉर इंस्टेंस द क्लास ऑफ ए स्मॉल मीडियम साइज लैंड ओनर्स, worse the plans and still more the propaganda for them which followed moreover on the nationalist propaganda. ये सारा प्रोपोगंडा बढ़िया चलता रहा कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं उस वक्त। आज बात करते हैं लोग प्रोपोगंडा की, ये बता रहे हैं क्रॉकर कि उस वक्त कितना प्रोपोगंडा होता था इन कामों का कि अच्छा काम हो रहा है। अबाउट ए न्यू हेवन एज सुन एज द ब्रिटिश हैड गॉन, हम कह रहे थे कि ब्रिटिश जैसे जाएंगे स्वर्ग हम पा लेने वाले हैं। वो वायदे थे हमारे, वो प्रचार था, वो इस इकॉनमी के प्रयोग की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। एंड कंबाइंड विथ अदर मॉडर्निस्ट प्रोपोगंडा वर्क टुवर्ड्स डिस्ट्रॉइंग इंडियाज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंटेनमेंट ऑफ द इंडियन पीपुल। भारत के लोगों का जो अंदर एक आत्मसंतोष और एक वो था, उसको हमने खत्म कर दिया। ये लीगेसी। इंडिया माइट हैव बीन पुअर एंड ओल्ड फैशन, भारत करीब हो सकता है, ओल्ड फैशन हो सकता है, बट इट्स मेन हैड ए रिलीजन विच एक्सेप्टेड लाइफ, the hardest life, uncomplainingly, and which got satisfaction out of simple and natural things. हमारे लोग अपढ़ हो सकते थे पर भ्रष्ट नहीं होते थे। मैं अभी हाल में एक प्रसंग पढ़ा, इससे मैं 50 प्रसंग आपको बना सकता हूँ, मोरारी बापू का, गुजरात का अमरेली का। जी, अमरेली का एक किसान बहुत उस गांव में गरीब माना जाता था। गांव के लोगों ने एक मंदिर निर्माण के लिए सोचा, तो कहा कि भाई वहाँ जहाँ मंदिर बना रहे हैं वहाँ थोड़ी ज़मीन पड़ेगी उस किसान को, तो सबसे गरीब हम कैसे ले? लोगों को हिचक था, पंचायत को हिचक थी। फिर पर अंततः तय हुआ कि उसको हम इतना पैसा दें सब इकट्ठा करके, कम से कम उसकी स्थिति ठीक हो। लोग गए उसके पास। जब उस व्यक्ति ने सुना कि इस तरह की स्थिति है तो कहा ना ना, मंदिर हम देंगे, हम अपनी जगह देंगे, आप हमारे लिए चिंता मत करिए, पैसा मंदिर के लिए नहीं लूँगा। मंदिर एक हमारी बिलीफ सिस्टम, वो गलत है सही है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर सी द मॉरल वैल्यू, मैं इस एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगा बाद में। फिर उस ज़मीन की खुदाई मंदिर के लिए होने लगी, तो उसमें घड़ा मिला जिसमें वो चांदी के सिक्के थे। अब ये लोग गए मॉरली कि भाई तो आदमी अभी रजिस्ट्री नहीं कराया है, तो सिक्का उसी व्यक्ति का। लेकर गए लोग, उस व्यक्ति ने मना कर दिया लेने से। कहा कि मैं तो पिछले आजीवन उस पर खुदाई कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, पर मेरे पास ज़मीन रहते हुए तो कभी वो घड़ा मिला नहीं मुझे। अब ज़मीन दे दिया मैंने ईश्वर के नाम पर, आप भूल जाए ईश्वर, हमने अपनी संस्था के नाम पर, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो हमने दे दिया उस संस्था को। अब उस संस्था के ये हो गया। सी द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ आवर पीपुल। कामराज अपढ़ थे, मॉरल स्टैंडर्ड का जो सूचिता का अध्याय उन्होंने लिखा, ये हमारा भारत था। ये कह रहे हैं कि हमने पंडित जी के कार्यकाल में भारत का ये तत्व खत्म कर दिया। फिर आगे वो कहते हैं, राजा जी का उल्लेख करते हैं, क्योंकि राजा जी ने कहा था कि ये लाइसेंस कोटा परमिट राज देश को खत्म कर देगा। बिल्कुल, वो कहते हैं राजा जी मे हैव बीन रॉन्ग इन दिस और इन दैट पर्टिकुलर अटैक ऑन नेहरू गवर्नमेंट, बट ही वॉज नॉट रॉन्ग इन हिज divination that if Nehru succeeded, he would destroy something fundamental and something most valuable in India. ये मैं नहीं कह रहा हूँ ब्रजेश जी, ये राजा जी कह रहे हैं, जिस राजा जी को माना जाता है कि पंडित जी के बड़े करीबी थे और उनको दोबारा वही राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। आगे कहते हैं, गांधी with his opposition to the machine and to the centralization also sensed that the plan should be along with the wrong lines.
इट इज़ ट्रू, आपको याद होगा विनोबा जी को बुलाया गया था, उसके बाद 5 ईयर प्लान बन गए, तो उन्होंने कहा कि इसको नीचे डाल देना चाहिए। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो विनोबा जी ने कहा कि इससे भारत बनेगा नहीं, भारत की आत्मा प्रभावित होगी। इट इज़ ट्रू गांधी हैड ओनली फैक्ट्स टू ऑफर एज रिगार्ड्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, गांधी के व्यवहारिक सुझाव थे, ये कह रहे हैं population pressure, but his ideas on decentralization, on village democracy and what he called basic education and on the machine were as relevant to Indian realities as Nehru's industrialization and socialism were only partly relevant. Towards the end, Nehru seemed to have doubts at times about whether the direction he had set out on might as right as he once was sure it was. यानी खुद पंडित जी के मन में संशय हो गया अंत में कि क्या ये सही है। मैं बहुत पहले पढ़ा था, हम चरण सिंह का मेमोयर, हमारे जो बंगाल से बड़े लंबे समय तक सीपीआई के एक एमपी हुए, उनका उस ज़माने में थे, उनके मेमोयर्स में कि कहीं पंडित जी को ये एहसास हो गया था कि देश गलत रास्ते पर जा चुका है। बट इट वॉज टू लेट, नेहरू डिस्ट्रॉयड गांधीज़म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गांधीज़म को किसने डिस्ट्रॉय किया, विलियम क्रॉकर कह रहे हैं इसमें। और फिर आगे वो कहते हैं नेहरू जी के मूल्यांकन के रूप में इतिहास में उनके एक सम्यक दृष्टि से इतिहास कैसे उनको जज करेगा इसके बारे में। विल द कैपिटल अचीवमेंट ऑफ नेहरू दस टर्न आउट टू बी डिस्ट्रक्शन? विल नेहरू द पॉलिटिकल फिगर बी सीन एज मेनली ए डिस्ट्रॉयर? क्वेश्चन मार्क। Or will the historians judge that there was no escape from his essential predicament, or at least for a large part of it? ये लीगेसी थी उनकी। और बाकी चीज़ों में भी उनके कार्यकाल का मैं उल्लेख करूं कि नागपुर पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा, जी हाँ, जब वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जानने वाले थे। मैं देखिए उनकी नीतियां, उनका रोमांटिक सोच और उनको फेवियन सोशलिज्म की चीज़ों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनका सोच होगा, पर भारत की मिट्टी और जड़ के अनुकूल नहीं था। यह भी रियलाइज करने की कोशिश उनको नहीं हुई इन चीज़ों को देख करके। मेरा आग्रह सिर्फ यह है कि उनका जो अभिजात, उनकी जो वो बड़ी दृष्टि सब विकसित हुई, वो भारत की मिट्टी के अनुकूल नहीं थी। ये आगे उसमें बड़ा रोचक प्रसंग है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और चरण सिंह ने विरोध किया था। ये उस वक्त नागपुर अधिवेशन में। फिर उसी वक्त इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाया उन्होंने। भारत की राजनीति में परिवारवाद की शुरुआत जो हमारे टॉलेस्ट फिगर उस वक्त के माने जाते हैं उनके द्वारा हुई। और मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। महावीर त्यागी ने जो पत्र लिखा है उसको एक बार आप पढ़ लें कि पंडित जी किस तरह के लोगों से घिर गए हैं। ये स्थिति थी। फिर जैसा आपने कहा था कि संविधान संशोधन, पंडित जी की लिगेसी के बारे में आपने जो ये सारी चीज़ें बताई, और ये उन लोगों के मूल्यांकन है जो कि बायस नहीं थे, जो कि उनके एक तरह से सपोर्टर्स थे, काफ़ी करीबी नाता था, इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, इंडियन पर्सनालिटी की टावरिंग फिगर्स थे। मुझे लगता है कि जो है सो नेहरू के उस कार्यकाल को किस तरीके से लोगों ने देखा, इससे एक समझ बनती है। मैं जो है सो इसके आगे वाले हिस्से में आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो, जैसे कि मान लीजिए एक नेहरू जी का कार्यकाल 1952 से लेकर 1964 तक, और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कार्यकाल जो कि 26 मई 2014 से शुरू हुआ था और इस 10 जून को उस नेहरू जी के उस कार्यकाल से आगे निकल जाएगा। इन दोनों को अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे, इस पर जो सो आगे हम लोग जो है थोड़ी विस्तार से चर्चा बिल्कुल उसमें बात करेंगे। पर उसके पहले अगर आप इजाज़त दें तो पंडित जी के कार्यकाल के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं और उल्लेख कर दूं। जैसे 51 में संविधान संशोधन पारित हुआ और जो आप कह रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता कैसे सीमित हुई, प्रेस अधिनियम 1951 में लागू हुआ और उस जमाने के कितने लेखक और पत्रकार और असाधारण प्रतिभा वाले लोग, मजरू सुल्तानपुरी जेल में थे, लोग आज याद करते हैं, जानते हैं। बलराज साहनी जेल में थे, लोगों को पता है, याद करता है कोई। पत्रकारों में KR मलकानी जेल में थे, कोई याद करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के मालिक रामकृष्ण डालमिया, उन पर विवियन बोस आयोग बना, किसी को याद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका कॉलम बंद हुआ, जेल भेजे गए, याद है लोगों को। यानी 16 किताबों पर उस दौरान वो लगा था प्रतिबंध।
वो एरा था जिस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन से निकले लोगों के लिए आदर था। मैंने अपने गांव में पाया, अपने एक तरह से पिताजी जो मामूली शिक्षित थे, क्या पंडित जी का फैसिनेशन था, ये देखा है अपने घरों में आसपास में। पर ये रियलिटीज कहीं आती नहीं थी, कहीं छपता नहीं था, कहीं वर्णन नहीं होता था, या उन दिनों वो सामाजिक चेतना नहीं थी। ये आपको फिर मैं बताऊं कि इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, नेवली मैक्सवेल की किताब में तो है ही, उस वक्त कई राजनेताओं ने निसूज पर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B.R. आम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, सबने उनको लिखा है। मैं आगे इसका उल्लेख करूंगा। लेकिन पंडित जी के कार्यकाल का एक बड़ा लीगेसी है चाइना का और आर्मी का। 62 में जो हमारी हार हुई उसमें आप देखें कि कई चीज़ें उसकी अभी भी एंडरसन रिपोर्ट वगैरह टॉप सीक्रेट में है, वो सामने नहीं आई। नेवली मैक्सवेल की किताब में है। हमने बहुत मैच्योरली उसको हैंडल नहीं किया था। मैं बहुत कुछ उस पर कहना नहीं चाहता, वो उस किताब को लोग पढ़ें तो वो क्लियर हो जाती है। लेकिन हमने अपने आर्मी को कैसे कमज़ोर करने की कोशिश की। आपको आज मुल्क याद करता है 1959 में थिमैया को रिज़ाइन करना पड़ा। रिज़ाइन उन्होंने किया तो पंडित जी ने परसू किया किसी तरह से कि आप अपने कार्यकाल खत्म होने तक रह जाएं, क्योंकि आप आर्मी के मामले में अंदर जाकर के इंटरफेयर करने लगे कृष्णमेनन के माध्यम से। सिर्फ वही नहीं, जनरल केएस थिमैया के अलावा जनरल SP थ्रोट, उनकी लोगों को याद नहीं होगी। KM करियप्पा का भी जो पहले हमारे वो थे, उनको भी हाई कमिश्नर बना करके भेजा गया। फिर मेजर जनरल मानिक साहब पर कमेटी बना दी गई थी, जिस मानिक साहब पर कमेटी बना दी गई थी उनको हटाने के लिए। फिर वही लिगेसी आगे चलती रही। जैसे मैंने कहा कि उस दौरान जो लिगेसी शुरू हुई वो मैं मानता हूं कि 14 तक चली। जनरल SK सिन्हा आपको याद है? जी हाँ, 84। इतने बड़े अधिकारी, 84 में आर्मी चीफ उनको होना था, वहां जिस कारण उतने ब्रिलियंट स्ट्रेटजी, ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया था, मुझे लगता है कि शायद उसको, और दूसरा बहुत इंडिपेंडेंट भी थे मेरे ख्याल से। बट ही वाज एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। सबने उसको एक कारण ये था कि वो जयप्रकाश जी के स्वजातीय थे, जो अखबारों में उन दिनों आया था। इसका प्रामाणिक रिपोर्ट आप पूछेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या मुल्क उस वक्त इतने बड़े व्यक्ति के दृष्टि में अगर इस तरह से चीजें मैंने जो उन्होंने डाली, और वही बाद में आई, ये शायद इंदिरा जी के समय हुआ था। जी 84 में वो थी। तो और BM कॉल का आर्मी चीफ बनना, तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहा हूं। फिर जुडिशियरी, आपको तो याद होगा जुडिशियरी के बारे में, पहले टर्म से क्या शुरू हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई, उसके बारे में किताबें हैं, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन वही कल्मिनेशन हुआ आकर के कि एक प्रधानमंत्री को अपनी सदस्यता बचाए रखने के लिए 3-3 जजों को सुपरसीड करना पड़ा। और बाद में जो पार्लियामेंट में कानून आया, 42वां संशोधन आया, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। तो ये डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग थी उस कार्यकाल की, जो मैं कह रहा हूं 47 से लेकर 2014, उसके बीच का एक प्रमुख चीज और मैं आपको बता दूं कि कितनी बार, 98 बार राष्ट्रपति शासन इस देश में लगा उन शासकों के द्वारा। मैं अगर नाम बताऊं तो बहुत विस्तार में जाएंगे, पर मोदी जी के कार्यकाल में 10 बार लगा है। फर्क सिर्फ एक है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी सस्पेंड नहीं हुई ब्रजेश जी। टेक्निकल कारणों से कहीं मेजॉरिटी नहीं है, कहीं जैसे मणिपुर की स्थिति थी, कुछ दिन के लिए लगा, फिर रिवाइवल हुआ। तो इन हालातों में यहां राष्ट्रपति शासन लगे। किसी सरकार को कोई कह सकता कोई सरकार डिसमिस हुई? एक से एक स्थिति इस मुल्क में देखने को मिली, लेकिन कोई सरकार, तो जो लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट कहाँ है, वो समझना चाहिए। और हमारे उस पुस्तक में बताया ही कि इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू, इसकी भूमिका लिखी है जाकिर हुसैन ने। उसमें एक चैप्टर है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, किस तरह से प्रधान उस वक्त के हमारे राष्ट्रपति के साथ क्या सलूक हुआ है, वो देश को जानना चाहिए। ये एक तरह से वो लिगेसी है जिसके बाद मैं मानता हूं कि ये लिगेसी सारी हमारी वेस्टर्न माइंड से जो हम शासित हो रहे थे। आपको याद होगा कि 47 के बाद बड़ा डिबेट चला कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है या सचमुच भारत को भारत आज़ाद हुआ। और ये कोई साधारण लोगों ने नहीं चलाया, ये देश के लोगों ने चलाया, बड़े समझदार लोगों ने चलाया।
हमारे लोहिया साहब का एक लेख है बहुत बड़ा, निराशा के कर्तव्य। उसमें उन्होंने गुलामी की मानसिकता पर बहुत प्रकाश डाला है कि हजारों वर्ष की गुलामी की मानसिकता ने हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को कैसा बता दिया है। तो लॉर्ड कर्जन ने जो कहा था कि हम एक ऐसा शासक वर्ग बनाए जो शिक्षा में अंग्रेजी, अभिजात, लिख सब कुछ हो, वो अंग्रेजियत से चलाए। गांधी जी कहा करते थे अंग्रेज जाए भले, मतलब अंग्रेजियत जाए भले अंग्रेज रहें। बहुत सारे लोग मानते हैं कि 47 के बाद अंग्रेज भले चले गए हों, अंग्रेजियत ही रही 14 तक। उस अंग्रेजियत के पैरेलल एक नई व्यवस्था और एक वो आदमी बनाया जिसका कोई वो अभिजातियों का कुल नहीं था, जिसने कोई हैरो से पढ़ाई नहीं की थी, जिसे जीवन के कठिन से कठिन पाठशाला ने अपने अनुभवों से, अपने श्रम से, अपने जीवन की नीति लिखने के लिए अधिकृत किया। बड़े महत्वपूर्ण कॉन्ट्रास्ट पे आप आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग बिल्कुल अब उस मोड में आ गए हैं जहाँ पर कि हम लोग बाकायदा आमने सामने इसकी समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ताकि जो हमेशा लोगों को ध्यान में रहे कि क्या जो है, अगर मैनिफेस्टेशन जो है, अगर दोनों को आमने सामने देखना हो तो निकल कर आ सकता है। इस पर जो है अब हम लोग थोड़ी आगे जाकर इसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो मैं बहुत ब्रीफली बताऊं आपको कि भारत आज कहां खड़ा है 14 में। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा एक मैं कुछ मुद्दों को लेके आऊंगा और उस पर एक एक करके जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरूर, है ना। जरूर। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।